सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। पहलगाम वाक़ये के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस हालिया कशीदगी में इजाफे ने गुज़िश्ता हफ्ते से ही स्टॉक मार्केट को खासा दबाव में रखा हुआ है और अगले 24 से 48 घंटे अभी भी अहम होने के बयान सामने आ रहे हैं, जिसने एक बार फिर स्टॉक एक्सचेंज को शदीद मुतासिर किया है। और गुज़िश्ता रोज़ जो कारोबार के दौरान इंडेक्स की सूरत हाल थी वो बहुत ही ख़राब थी। 3500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हमें देखने को मिली। फिर पाक भारत तनाज़े में एक और मोड़ उस वक्त आया जब पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की मअतली पर भारत को बाकायदा तौर पर नोटिस देने का फैसला कर लिया। अब कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है और आज आगाज़ में हमने एक मुस्बत पेशरफ देखी। स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी रही। 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर आज 2900 से ज़ायद पॉइंट्स का नुमाया इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,14,000 से ज़ायद की सतह पर आज क्लोज हुआ है। मार्केट में ये तेज़ी इन्वेस्टर्स के एतमाद, माशी अशारियों में बेहतरी और मुमकिना हुकूमती रिफॉर्म्स की तवक्कुआत के बाइस देखने में आई है। इन्वेस्टमेंट के बढ़ते रुझान ने ट्रेडिंग में भी खातिर खा इजाफा किया है, जो बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। रुपए की वैल्यू में इस्तेहकाम नजर आया। बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। महंगाई की सतह में कमी की उम्मीद भी इस मुस्बत रुझान की बड़ी वजूहात में शामिल है। पाक भारत कशीदगी के बाइस गुज़िश्ता रोज़ हमने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स भी 52 पॉइंट्स कम होते हुए देखा था और वो 80,235 पर उस वक्त पहुंचा था। इस सेंसेक्स में कमी की वजह भी आइंदा चंद रोज़ में मुमकिना जो हालात ख़राबी की तरफ जा सकते हैं वो बताई जा रही है। अब ये हालात अगर आगे ये कशीदगी में होती तो पाकिस्तान में क्या स्टॉक की रिकवरी और ये स्टेबिलिटी इसी तरह बरकरार रहेगी या फिर मजीद कोई डाउनफॉल आ सकता है, और ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। चौधरी अकमल साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक पर इस वक्त जो ये मौजूदा हालात हैं उसके एक रोज़ बड़े मनफी असरात मुरतब होते हैं, अगले रोज़ हम अच्छी खासी रिकवरी भी देख लेते हैं। आज बड़ा पॉजिटिव दिन था। अब ये आने वाला हफ्ता कहाँ जा सकता है और पिछले हफ्ते पर आपका क्या कमेंट है? देखें, अगर हम पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की बात करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो आपको पता है वो पहले से ही जो है ना स्पेकुलेटिव है। मामूली सी भी कोई अफवाह आ जाए, पॉलिटिकल हवाले से हो या इकोनॉमिक सिनेरियो में, इवन इंटरनेशनल चेंज में भी अगर जो है ना वो आप देखें तो बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है। और जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी की हुई है, तो वो ज्यादा मतलब बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करते और फौरन जो है वो सेलिंग का रुझान देखने में आ जाता है। इसके बनिस्बत अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, जो जिसका आपने भी अभी बताया, आज जो है वो भी तकरीबन 80,390 पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और उसने जो है ना, हालांकि इतनी ज्यादा इंडिया की तरफ से अग्रेशन देखने में आ रहा है और उनका मीडिया तो आप समझे कि जंग तकरीबन जीत ही चुका है, जो उनके मीडिया की इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें, इसके बावजूद जो उनकी स्टॉक मार्केट है और उनके जो इन्वेस्टर हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा उनकी मार्केट ने पिछले हफ्ते में भी कोई इतना ज्यादा डाउनफॉल नहीं दिखाया। तकरीबन 1200 के करीब जो है वो पॉइंट प्लस में आ गई है। 1.55 जो है ना इस 2-3 दिनों में मजीद ऊपर आई है। तो उसने मतलब आप ये समझें कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में मतलब बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ तो एकदम से जो है वो आपने देखा कि तकरीबन 3-3,500 के करीब जो है वो गिर गया परसों और कल के दरमियान, और आज जो है वो रिकवरी हो गई है तकरीबन 2,627 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मजीद बढ़ गया है और आप 113,954 के अराउंड जो है वो इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है और खुशाइंद बात है। मेरे ख्याल में अगर हालात जो है वो इसी तरह रहते हैं, इंडिया मुजाहरा करता है थोड़ी सी भी जिम्मेदारी का, तो रूटीन के ऊपर चीजें आ जाएंगी। और जैसे हुकूमती इस्लाहात चल रही थी, आज जो है वो इन्फ्लेशन का अभी फिगर जो है वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जो रिलीज किया, तकरीबन 0.27 जो है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर जो है वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आया है। तो ओवरऑल जो है ना वो सिचुएशन इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। लेकिन अगर इंडिया का ये जंगी जुनून जो है वो बढ़ता जाएगा और जिसके अभी भी चांसेस जो सुनने में आ रहे हैं, जो हमारे पास जो खबरें आ रही हैं न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू, अभी भी जो है वो लगता ये है कि इंडिया कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। इसके बावजूद आज के दिन स्टॉक मार्केट की रिकवरी जो है वो एक बहुत खुशाइंद बात है और ये जो है वो इन्वेस्टर्स के एतमाद की बहरहाल एक अच्छे तरीके से अक्कासी करता है। और चौधरी साहब, जब आपने बात, जी आप कंटिन्यू रखिएगा, फिर मैं
अगला सवाल रखता हूँ आपके सामने, आप मुकम्मल कर जी, लीजिएगा। आइंदा आइंदा महीने की जो आप पूछ रहे हैं कि आइंदा हफ्ते जो है वो किस तरह स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म करेगी, तो इट डिपेंड्स के इंडिया का जो है वो सूरत हाल, उनके लीडर्स की तरफ से क्या बयानात आते हैं, उनका मीडिया तो खैर मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स भी हमारे उसके इंडिया के मीडिया को सीरियस नहीं लेते ना, उनके वो जो सो कॉल्ड वो तज्जियाकार बिठाए हुए उन्होंने नमूने टाइप के हैं, पता नहीं क्या उसका नाम है, मुशें रखी हुई हैं, और मतलब उनके ऊपर तो खैर नो नो वन टेक देम सीरियस, बट इंटरनेशनल जो न्यूज आएंगी या उनकी ऑफिशियल जो न्यूज आएंगी, उससे अंदाजा होगा कि हमारा जो है वो आगे का जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। लेकिन मैं बहरहाल एक अच्छी उम्मीद रख सकता हूँ, और इन्वेस्टर से भी जो है ना वो यही एक्सपेक्टेशन है कि ये अपना कॉन्फिडेंस जो है वो इसके ऊपर बरकरार अच्छा रखेंगे। चौधरी साहब, दोनों ममालिक के दरमियान जब भी ये कशीदगी में इजाफा होता है तो ये फौरी तौर पर ये चंद दिनों में तो नहीं ख़त्म होता, ज़ाहिर है बयानात और फिर कभी कभार कोई मिस एडवेंचर भी हो जाता है जिसका हमेशा मुंह तोड़ जवाब भारत को मिलता है। तो अब अगर ये सिलसिला कोई 10 से 12 दिन या 15 दिन तक अगर ये इसी तरह जारी रहता है तो इससे फिर ये स्टॉक मार्केट तो एक फैक्टर हो गया, इससे क्या ओवरऑल इकॉनमी पर भी कोई असरात मनफी या मुस्बत मुरतब हो सकते हैं? जंग के असरात तो नो किसी के ऊपर भी मस्बत नहीं हो सकते ना। हमारी अगर बात करें तो हमारा तो इतना ज्यादा मसला है नहीं, इशू नहीं है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया के पास तो आप ये देखें ना, वहां पे जो उनके हवाले से देखें इन्वेस्टर्स उनके पास काफी जा रहे हैं, सऊदीया में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे, अमेरिका के साथ उनकी बड़ी ट्रेड पार्टनरशिप्स हो रही थी, तो हमसे ज्यादा इंडिया को नुकसान है। हमारी अगर आप बात करें तो हमारे जो माशी अशारिये हैं, जो अभी तक के जो हमारे फिगर्स आए एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, दीज आर इम्प्रूविंग एज आई टोल्ड यू के इन्फ्लेशन जो है वो बेहतरी की जानिब है। हमारा जो करंट अकाउंट का जो सरप्लस है वो $1 बिलियन को एक्सीड कर चुका है, और लगता है कि जून के एंड तक जो है ये प्लस में ही इसको करेगा, क्लोजअप होगा जो इस फाइनेंशियल ईयर का है। तो ओवरऑल जो है ना वो सिचुएशन बेहतर है। बस इंडिया की तरफ से कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हुआ तो देन थिंग्स कुड बी चेंज, लेकिन इसकी सूरत में भी आप देखिएगा कि जंगी लिहाज से तो इंडिया का नुकसान होगा ही होगा, माशी लिहाज से वो अपना सवा सत्यानाश करके जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। और कि हालात जैसे भी हों लेकिन पाकिस्तान पर इस वक्त आलमी इदारों और मुख्तलिफ बड़ी मीशतों का भी भरपूर एतमाद है, और मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस वक्त इन्वेस्टमेंट भी आना बस शुरू हुआ ही चाहती है, और पिछले जो चंद माह के फिगर्स हैं वो भी बड़े हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल से भी माला माल मुल्क है, जहाँ बलूचिस्तान में वाक़ रेकॉर्डिक दुनिया के सबसे बड़े गैर तरक्की याफ्ता सोने और तांबे के ज़खायर में से एक है। अब एक वक्त में पाकिस्तान को आलमी कानूनी जंग भी हारना पड़ी थी जब रेकोडिक पर इंटरनेशनल कोर्ट से भारी जुर्माना आयद किया गया था, लेकिन मिनरल एक्सप्लोरेशन पर फोकस हालिया हुकूमत ने रेकोडिक मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त की है, और उम्मीद है कि अगले महीने $6.4 बिलियन के रेकोडिक माइनिंग मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे, जिसके लिए अमेरिका और बरतानिया के एग्जिम बैंक्स, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक समेत अहम बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से कर्ज दिया जाएगा। मंसूबे में हुकूमत $3.4 बिलियन शामिल करेगी और बलूचिस्तान के लिए पेट्रोलियम डिवीजन $1.7 बिलियन शामिल करेगा। यह भी उम्मीद की जा रही है कि इन मुआहदों के बाद रेकोडिक में मजीद 3 बिलियन की आलमी इन्वेस्टमेंट आएगी। रेकोडिक की पैदावार के पहले साल विफाक और सूबाई हुकूमत के रेवेन्यू में $3 बिलियन का इजाफा होने की तवक्को है। रेकोडिक की बहाली को डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने और माइनिंग के सेक्टर को जो रिवाइव करने की कोशिश करार दिया जा रहा है, और उससे पाकिस्तान की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि रेकोडिक का मनसूबा पाकिस्तान में खासतौर पर माइनरल के सेक्टर में गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मनसूबा ही काफ़ी होगा? मुस्तकबिल में ऐसे कुछ और भी मनसूबों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो किस तरह से एक्सप्लोर हो सकेंगे और इस मनसूबे का कितना फ़ायदा इस वक्त फौरी तौर पर पाकिस्तान को हो सकेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो $6.4 अरब की सूरत में पाकिस्तान एक नए प्रोजेक्ट का कामयाबी के साथ आगाज़ करने जा रहा है, इस पर भी ज़रा अपना तबसरा फरमाइएगा, और फिर रेकोडिक के बाद व्हाट्स नेक्स्ट, पाकिस्तान अगले कौन कौन से प्रोजेक्ट पर फोकस करेगा? बहुत शुक्रिया अरबाब। सबसे पहले ये एक बड़ा अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट बिजनेस मॉडल है जो कि रेकोडिक के केस में जो 50% बेरी गोल्ड है और 25% हमारी जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं अलॉन्ग विद दी बलूचिस्तान गवर्नमेंट, जिनका 15% फिक्स शेयर है और 10% इक्विटी शेयर है। सो इसमें जो अब साइन ऑफ सेरेमनी होने जा रही है $6.5 बिलियन की, जिसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल इन्वॉल्व, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वेरियस एग्जिम बैंक, यूके
यूनाइटेड स्टेट से जो फंडिंग आएगी वो इनिशियली इसमें लगेगी, क्योंकि 2025 में इसकी फिजिबिलिटी हुई थी, और फिजिबिलिटी के साथ जो हमारे पास नेक्स्ट फेज था वो प्रोडक्शन है। आपको बताता चलूं कि 2028 में रिकॉर्ड की माइनिंग स्टार्ट होगी, और ये तकरीबन इसकी जो लाइफ ऑफ माइन टेंटेटिव साइकिल है कोई 37 साल का है, और 37 साल के साइकिल में इसको दो फेजेस में कन्वर्ट किया गया है। पहला फेज 2035 है, और उसके बाद 35 से ऑनवर्ड 28 ईयर का साइकिल है। इसमें बाब आपको बताऊं कि जो माइनिंग है, माइनिंग एक लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें इनिशियली एक्सप्लोरेशन होती है, फिर डिस्कवरी होती है, फिर डेवलपमेंट होती है। तो अभी हम बिल्कुल डेवलपमेंट स्टेज के साथ है कि वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट। तो ये वो साइकिल है जो कि फिजिबिलिटी स्टडी के पास होता है। इसमें अभी जो बेरी गोल्ड है, बेरी गोल्ड अपनी तकरीबन जो लीज एरिया है 194 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का, उसमें 5 पॉरफरीज हैं जिनको ये प्रोस्पेक्ट करने जा रहा है। और जब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, प्रोडक्शन के बाद जो लास्ट साइकिल है प्रोसेसिंग का है। सो प्रोसेसिंग में वैल्यू एडिशन आती है, क्योंकि हम अपनी रॉ ओर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये एक बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इसमें अभी और भी चांसेस हैं। आपको बताता चलूं कि जो ये एक रेवेन्यू है, जो कैश फ्लो है, तकरीबन जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो $90 बिलियन है, और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा डेट वुड बी अराउंड 54 बिलियन डॉलर, और 70 बिलियन डॉलर के करीब जो फ्री कैश है जो कि बेरी गोल्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट ऑन प्राइसेस को मिलेगा। अब इसमें जब प्रोसेसिंग होगी। जी, हन्नान साहब को रिकनेक्ट हम करते हैं, और फिर बड़ी अहम इस वक्त वो बात करने जा रहे थे कि जो बैरिक गोल्ड और जो दीगर कंपनीज़ का इस वक्त इंटरेस्ट है खासतौर पर रेकोडिक मंसूबे में, अब बहुत जल्द ये मंसूबा न सिर्फ ऑपरेशनल होने जा रहा है बल्कि इसके ऑपरेशनल होने के बाद जो अगले चंद साल के टारगेट्स हैं वो भी विद इन टाइम अचीव करने की कोशिश की जाएगी। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग पाकिस्तान में इस वक्त माइंस एंड मिनरल्स के सेक्टर को लेकर की जा चुकी है। गुज़िश्ता दिनों जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में 2 रोज़ा हुई थी, उसमें दुनिया भर के बड़े ममालिक की बड़ी कंपनीज़ न सिर्फ आई बल्कि अब एग्रीमेंट्स भी होने जा रहे हैं, और ये इनिशियल एग्रीमेंट जो कि इसी चंद दिनों के बाद होने जा रहा है, ये बड़ा एक अट्रैक्टिव एग्रीमेंट लग रहा है कि अब यहाँ से उस कॉन्फ्रेंस के असल समरात और जो पॉजिटिव असरात हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। चूँकि अब ये 6.4 अरब डॉलर्स की एज जो एक इस वक्त इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, चूँकि अलामती तौर पर ये तमाम ही उन ममालिक को जिनका इस वक्त इंटरेस्ट है पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल सेक्टर में, उनको भी अट्रैक्ट करने में यकीनी तौर पर कामयाब होगी। हमने सऊदी अरब का, हमने कनाडा का, हमने अमेरिका का इंटरेस्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा देखा है पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल सेक्टर में। और सिर्फ ये गोल्ड और कॉपर की बात नहीं है बल्कि कई और ऐसे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, कई और ऐसे मिनरल्स हैं जो कि अभी एक्सप्लोरेशन की तरफ जिनको लेकर जाना है। और ना सिर्फ ये एक्सप्लोरेशन करनी है बल्कि पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल्स हैं, पाकिस्तान के जो वो बिगनर्स जो कि अब इस सेक्टर की तरफ आ रहे हैं, उनकी एक ट्रेनिंग के लिए, उनकी एक तालीम और तरबियत के लिए, उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भी उनको डेलीगेशंस की सूरत में मुख्तलिफ ममालिक में भेजने की भी अब तैयारियां चल रही हैं कि वो उन ममालिक में जाएं जहां पर माइंस एंड मिनरल्स बड़े प्रोफेशनल अंदाज में और नेक्स्ट लेवल पर जाकर की जाती है। तो वहां से जब वो ट्रेन होकर आएंगे और इनिशियली ये कोई 1000 के करीब लोगों को इस वक्त भेजा जाएगा, तो जो वो ट्रेनिंग लेकर आएंगे उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जिनको दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो पाकिस्तान आकर मजीद कितने लोगों को ट्रेन कर सकेंगे और उसके बाद पाकिस्तान का जो माइंस एंड मिनरल का सेक्टर है वो कितना ऊपर जा सकेगा। चूँकि कोई इनिशियल एक अंदाज़ा लगाया गया है वो 70 अरब डॉलर से ज़ायद का ये मंसूबा अगले कोई 8 से 10 सालों के करीब पाकिस्तान को ये फ़ायदा दे सकता है। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो ये मिनरल्स हैं इनको एक्सप्लोर करने के लिए ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को इस वक्त इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस जो गुज़िश्ता दिनों कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी ये था कि इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स किए जा सकें कि जिसमें वो इन्वेस्टमेंट भी लाएँ, लेकिन वो ऐसे स्मार्ट एग्रीमेंट्स हों कि जिसमें पाकिस्तान को भी उसका ड्यू शेयर मिले और पाकिस्तान के जो लोकल स्केल पर काम करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर इन इंटरनेशनल कंपनीज़ और जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं उनसे न सिर्फ फ़ायदा हासिल कर सकें बल्कि उनसे वो तमाम टेक्निकल स्किल्स भी सीख सकें कि आगे चलकर पाकिस्तान इस सेक्टर में सेल्फ ओन पर भी इस काम को पूरा बढ़ा सके। चूँकि लो स्केल काम पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में हो रहा है, लेकिन हाई स्केल काम पर अभी भी कुछ ज़रूरत है। और आने वाले दिनों में हम और ख़ासतौर पर आने में न सिर्फ इस प्रोजेक्ट पर बल्कि इस पूरे सेक्टर पर हम आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू शामिल करेंगे। एक
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मईशत किसी भी मुल्क के लिए बैकबोन होती है, लेकिन इसमें बेहतरी के लिए सपोर्ट भी ज़रूरी है। पाकिस्तान को अपनी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बरकरार रखने के लिए दोस्त ममालिक के अलावा भी आलमी मालियाती इदारों से कर्ज लेने की ज़रूरत अक्सर पड़ती रहती है। IMF से कर्ज लेना भी इन्हीं इकदाम में शामिल है। हालिया ट्रंप टैरिफ ने हर मुल्क के लिए कुछ ना कुछ मुश्किलात तो खड़ी की हैं, लेकिन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ने भी पाकिस्तान को इस वक्त अलर्ट किया हुआ है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती फंड की जानिब से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत कर्ज की अगली किस्त मई में जारी होने की खबर मुल्क के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान के लिए 1 अरब 70 करोड़ डॉलर से जायद कर्ज के केस पर गौर करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज प्रोग्राम की किस्त के तौर पर जारी किए जाएंगे, जबकि बाकी रकम मौसमियाती तब्दीली के हवाले से प्रोग्राम के तहत दी जाएगी। IMF इजलास की खबर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी अच्छा असर डाला और 100 इंडेक्स में बेहतरी आने लगी है। IMF तजावीज़ के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 साल में हासिल करदा माशी पेशरफ बरकरार रखने के लिए नए वफाकी बजट में मजीद इकदाम किए जाएंगे। IMF ने मौजूदा अखराजात को तयशुदा बजट से ज़्यादा ना बढ़ाने पर भी जोर दिया है, जबकि हुकूमत ने IMF को यकीन दिलाया है कि BISP के तहत नकद इमदाद के प्रोग्राम को बढ़ाया जाएगा और एनर्जी सब्सिडीज़ में कमी के जरिए बचत भी की जाएगी। हुकूमत इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए भी खासी पुरज़म दिखाई दे रही है। हुकूमत के मुताबिक कुदरती आफात से निमटने की सलाहियत बढ़ाने, बजट और सरमायाकारी के लिए मनसूबाबंदी की जाएगी। पानी के मौसर और पैदावारी इस्तेमाल को बेहतर करने, मौसमियाती खतरात भी पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। IMF प्रोग्राम एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स को माहौलियाती अहदाफ के मुताबिक ढालने में भी मदद देगा। अब ये जो अगली किस्त का पाकिस्तान को मिलेगी, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान की इस वक्त ओवरऑल इकॉनमी पर ये क्या असरात मुरतब करेगी, तो करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब ने हमें ज्वाइन किया, चेयरमैन है के ट्रेड के माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब पाकिस्तान इस वक्त बड़े बेहतर तरीके से IMF के इस प्रोग्राम को लेकर चल रहा है। अगली किस्त अगले महीने पाकिस्तान को, बल्कि चंद ही दिन आप समझें कि चंद दिन बाद मिल सकती है। ये किस्त पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन को किस हद तक बेहतर करने में मददगार साबित होगी, जबकि मैक्रो जो इंडिकेटर्स हैं इस वक्त खासे अंडर कंट्रोल हैं। जी बिल्कुल, ये एक तो ये शो करता है कि पाकिस्तान की IMF के साथ जो एंगेजमेंट है वो अच्छी जा रही है और IMF खुश है, मुतमईन है पाकिस्तान के प्रोग्रेस के साथ। जो हमने कमिटमेंट्स IMF के साथ की थी बजट के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर, पावर सेक्टर के ऊपर, हम उसको मीट कर रहे हैं और एक क्रेडिबिलिटी का जो लेवल है वो इम्प्रूव हो गया। क्लाइमेट चेंज और ग्रीन सेक्टर है, इसमें दुनिया भर में बहुत ज़्यादा कैपिटल अवेलेबल है और पाकिस्तान ने इस एरिया में बड़े पहले से लीडरशिप दिखाई। आपको याद होगा जब हमारे पास फ्लड्स आए थे तो गवर्नमेंट ने उस वक्त भी जो थी बड़ा स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट किया था कि वी आर हिट विद क्लाइमेट चेंज, वी आर इफेक्टिव्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और उसमें ग्लोबल लेवल पे एक लीडरशिप रोल प्ले किया था। तो उसी की कंटिन्यूएशन है कि पाकिस्तान, इट्स ग्रेट टू सी कि जो अभी भी गवर्नमेंट है, हमारी जो लीडरशिप है वो IMF के साथ और बाकी इदारों के साथ इंगेज करके अपने केस को प्रेजेंट कर रही है ऑन एंड गेटिंग एक्सेस टू फंड्स फॉर बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिस्टेंस। और अली फरीद साहब, चूंकि हमारी इस वक्त जो इकॉनमी है वो एक बेहतर फेज़ में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रही है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ग्रोथ की तरफ हमें जाना है। अब ऐसे में जो ये रीजनल टेंशन्स हम हर कुछ अरसे में देखते हैं, इस वक्त भी हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस हैं, तो गो कि हमारी कोई ख़ास आपस में बड़ी ट्रेड नहीं है, लेकिन क्या ये टेंशन या ये जो माहौल बना हुआ है ये किसी हद तक पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बड़े पर्सपेक्टिव में हम देखें तो कोई डैमेज कर सकता है, कोई नुकसान पहुँचा सकता है? जी, जंग का रिस्क तो हमेशा एक बड़ा रिस्क होता है और उसका अच्छा और उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे वो तो हमेशा नेगेटिव ही पड़ता है। तो जाहिर बात है इस वक्त यही दुआ है कि जंग बड़ी ना हो और चीज़ें जो है वो संभल जाए और इंडिया को मिस एडवेंचर ऐसा ना करे जिसका डैमेज हमें भी हो और उनको भी हो। उनकी इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी है, उनकी ट्रेड ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उनको डैमेज भी हमसे ज़्यादा होगा। मगर जंग में तो कोई भी किसी भी पार्टी की जीत नहीं होती। अच्छा, जब हमारी इकॉनमी बूस्ट करने लगती है, हर 3-4 साल बाद ये इस तरह का कोई मिस एडवेंचर, कोई इस तरह के गलत इकदाम, कोई वाक़या खुद करके फिर पाकिस्तान पर थोपने की कोशिश करना, हमने देखा है कि जब भी हमारी इकॉनमी ने बूस्ट करने की कोशिश की है, ये उस वक्त ख़ास तौर पर ये इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं। तो ये बड़ा प्लान करके इंटेंशनली उस वक्त किया जाता है, चूँकि इस वक्त भी सारे मेट्रो इंडिकेटर्स हमारे अंडर कंट्रोल हैं। इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम को बेहतर लेकर चल रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, अगले 5 साल के हम टारगेट सेट कर चुके हैं। तो अब ये प्लानिंग की गई होगी कि पाकिस्तान चूँकि इकोनॉमिकली अब बहुत एक बड़ी पावर बनने जा रहा है, तो इसको रोकने की कोशिश की जाए। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया से पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट जो है वो हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने फॉर्मली और एक्सप्लिसिटली अनाउंस करके ये प्लान पॉलिसी चलाई थी कि वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली
आइसोलेट कर देंगे, मगर ऐसा वो नहीं कर सके। और हादसों में देखा कि पिछले 12 महीने में पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स के इवेंट के बाद एक और इवेंट हो रहा है, कभी क्रिटिकल माइनिंग पे इवेंट हो रहे हैं, अभी पिछले 2 दिन पहले या कल जो है वो डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर इवेंट हुआ, और सारे इवेंट में ग्लोबल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी आ रहे हैं, IMF के साथ रिलेशनशिप अच्छे है, IFC कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा प्रोग्राम देगा। तो जरूर ये डेफिनेटली इंडिया की जो एक स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी गोल है वो फेल हो गया। तो ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया से कुछ नहीं था और उनका फेलियर था कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर सके। अच्छा, अभी हमने रिसेंटली देखा फिश ने भी हमारी रेटिंग्स को इम्प्रूव किया, IMF भी बड़ी बेहतर तरीके से पाकिस्तान के साथ इस वक्त चल रहा है, वर्ल्ड बैंक के भी हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हासिल करते रहते हैं। तो इसका मतलब जो ये बड़े इंटरनेशनल फोरम्स हैं, इस पर ये जो इस वक्त इंडिया की एक मनफी सियासत या मनफी इक़दामात हैं, इनका कोई असर नहीं होने वाला। पाकिस्तान के ये जो इस वक्त मालियाती प्रोग्राम्स हैं, ये बड़े स्मूथ तरीके से आगे भी चलते रहेंगे। जी बिल्कुल, मार्केट तो यही कह रही है कि कोई जो हवा जो बनी हुई है ये सारी काम डाउन हो जाएगी और कोई भी बड़ा मसला नहीं होगा। मार्केट ये कह रही है, इंडिया की मार्केट भी ये कह रही है, पाकिस्तान की मार्केट भी ऐसा ही दे रही है। ना सिर्फ आपने जैसा कहा कि फिच की रेटिंग इंप्रूव हो रही है और जो मालियाती अदारे हैं वो पाकिस्तान के साथ इंगेज कर रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट लेवल इस वक्त है, मैंने शायद पिछले 10 सालों में ऐसा एंगेजमेंट लेवल कभी नहीं देखा था। अगर आप सिर्फ क्रिप्टो का ही सीन देख ले कि उसके अंदर पाकिस्तान में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस की जो टीम आई थी, उनके जो 3 मेंबर्स यहाँ पर आए, उनमें स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ भी पाकिस्तान आए। स्टीव विटकॉफ जो है वो ना सिर्फ ट्रंप के बहुत करीबी दोस्त है, वो मिडिल ईस्ट के एनवॉय हैं। तो इस तरह के पावरफुल लोग और उनकी फैमिली से पाकिस्तान विजिट कर रही है, पाकिस्तान में एंगेजमेंट कर रही है, और यहाँ पे वो शालीमार बाग गए, तो क्लियरली उनको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ज्यादा डर है या ज्यादा कोई खदशा है। अगर कोई ज्यादा इमिनेंट इतना बड़ा रिस्क होता तो वो अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान ना भेजते। तो इस वक्त पाकिस्तान ग्लोबली बड़ी अच्छी तरीके से उनकी पाकिस्तान की एंगेजमेंट है, हर लेवल पर, हर शोबे में, खासतौर पे कॉपर माइनिंग, डिजिटल एसेट्स, और ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है इनके साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। और फिर अली फैज़ साहब, लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हमें कब और कैसे, किस तरह से महसूस होना शुरू होंगे? यानी हम बड़े इदारों के साथ, इंटरनेशनल इस वक्त इदारों के साथ बेहतर अंदाज से चल रहे हैं, हम FDI में भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, किसी ना किसी तौर से इन्वेस्टमेंट आ ही रही है, प्राइवेट सेक्टर भी हमारा बड़ी हद तक इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहा है अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने में। ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें इसके कब तक महसूस होंगे कि एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज में तो हमने स्टेबिलिटी हासिल करनी थी, दूसरी स्टेज में हमने महंगाई को रोकना था जो हम कर चुके हैं, तीसरी स्टेज पे हमने डिफॉल्ट को बचाना था, उसके लिए हमें कर्जा लेना था और ग्लोबल इदारों की सपोर्ट की जरूरत थी, वो भी हमने कर ली। अब जो फेज चली है उसमें हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उसी के लिए आपने देखा कि कल जो है फॉरेन डिजिटल इकोनॉमी पे कॉन्फ्रेंस हुई, हमें पिछले माह जो है क्रिटिकल मेटल्स पे बहुत बड़ा फोरम हुआ, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ा फोरम हुआ। हम लंदन के अंदर एक पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट डे अरेंज करे 8 मई को, जेफरीज जो एक ग्लोबल बैंक है उसके साथ, उसमें 40 से ज़्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो शो करता है कि अगला स्टेज जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन होंगी और जो ट्रिकल डाउन का फिनोमेना जो आप बोल रहे हैं वो लोगों को फील होगा। और अली फैज़ साहब, अगले 5 या 10 साल में जो टारगेट्स अभी सेट हुए हैं, हमें अपनी इकॉनमी को, अपनी GDP को $1 ट्रिलियन पर लेकर जाना है, तो अभी ये जो लंबा सफ़र है कोई 600-625 बिलियन डॉलर्स का, ये इस ट्रैक पर इस वक्त पेस सही है हमारा, स्पीड हमारी सही है, अपने टारगेट्स को हम विद इन टाइम अचीव कर सकेंगे? जी, कुछ चीज़ों में पेस हमारी अच्छी है, कुछ चीज़ों में स्लो है, कुछ चीज़ों में मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। जैसा डिजिटल एसेट्स में देखे या माइनिंग में देखे कि ये चीज़ें जो कई दहाइयों में नहीं हुई वो अब महीनों में और दिनों में हो रही है। कुछ चीज़ों में हम वीक भी है, मगर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है कि क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और सीरियसनेस ऑफ इंटेंट है, जिसको जो नियत कहती है, वो पाकिस्तान ने अपने डेमोन्स्ट्रेट कर दी है कि कम अज कम नियत पे अब कोई डाउट नहीं कर रहा, सबको ये एहसास हो गया है कि पाकिस्तान मीन्स बिजनेस और पाकिस्तान इज सीरियस टू डू बिजनेस। तो इसलिए जो बड़े इन्वेस्टर्स है, बैंक्स है, वो पाकिस्तान के साथ एंगेज करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान इज सीरियस फॉर बिजनेस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फैज़ ख्वाजा साहब। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।